कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी मस्त होंगे और मस्ती करोगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, 9.1 हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल का स्टार्ट कर दिया हमने। एनसीईआरटी बुक सारी की सारी कंप्लीट है और उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया। ठीक है, आप वहां पे जाके एनसीईआरटी बुक सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद एग्जाम्पल पे आओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं 9.1 जो एमसीक्यूज बेस्ड होती है उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है कोई, ठीक है, और जो भी चीजें आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आएंगी, ठीक है, वो इन्हीं तीन इंट्रोडक्शन से आएंगी। एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 के इंट्रोडक्शन से। इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। ठीक है, और इन तीनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का दूंगा, वहां पे जाकर पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब उसने क्या किया, इस ट्राइंगल के ऊपर मीडियन गिरा दिया। क्या कर दिया, मीडियन गिरा दिया। मान लो एडी क्या है, मीडियन है। एडी क्या है, मीडियन है। अब ये मीडियन क्या काम करता है, अब मीडियन क्या काम करता है, इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब है कि ए बी डी और ए सी डी ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल बिल्कुल इक्वली डिवाइड करता है मीडियन। एडी इज, और जिसने वीडियो देखी है ना इंट्रोडक्शन वाली, वो डायरेक्ट आंसर देगा इसका। ठीक है, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है। तो ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। जब भी आपके किसी ट्राइंगल के ऊपर मीडियन गिरता है तो उसका उन ट्राइंगल्स का हमेशा एरिया इक्वल होता है, जो दो ट्राइंगल्स आपस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है इसका पहला आंसर। ठीक है, तो नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। In which of the following figures you have to find two polygons? कुछ आपने दो पॉलीगन जब फाइंड करने सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल के बीच में। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी 9.1 के इंट्रोडक्शन में। मैंने क्या बोला था, सेम आप कोई भी फिगर देख लो, ये सेम बेस के ऊपर भी मिल जाएगी और सेम पैरेलल के बीच में मिल जाएगी। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी होती है, एक तीसरी कंडीशन भी होती है। क्या, देखो पहला कंडीशन क्या है, सेम बेस। दूसरा कंडीशन क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि जो आपका जो फिगर्स हैं, जो आपकी फिगर्स बनी हैं, वो जो सेम बेस आएगा उसके ऑपोजिट वाली पैरेलल लाइन के ऊपर आपके सारे के सारे वर्टिसेस होने चाहिए। वर्टिसेस लाई ऑन द पैरेलल लाइन opposite to the same base, opposite to the same base, ये मतलब है इसका। अब मेरी फिगर्स देखना, फिगर्स देखो। सबसे पहले क्या है, P Q R S, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और P इसको नाम दिया था इन्होंने, मैं इस पे नाम देता हूं, G नाम देता हूं ना, G। ठीक है, तो P G S सेम है, बेस सेम है, चेक करना, बेस सेम है। यहां पे लिखता हूं बेस सेम, बेस सेम है। क्या, कौन सा बेस है, एसपी। एसपी तो बेस है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, और सेम पैरेलल के बीच में भी है, पैरेलल भी सेम है, पैरेलल भी सेम है। तुम लोग बोलोगे कौन कौन सा, आर क्यू एंड एसपी, ये पैरेलल भी सेम है। लेकिन अब आप फिगर देखो, ये जो फिगर है सेम बेस के पैरेलल लाइन ये वाली है, सारे के सारे वर्टेक्स किसके ऊपर लाई करने चाहिए, इस लाइन के ऊपर। लेकिन वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, बीच में, तो ये फिगर तो कंसीडर नहीं होगी। दूसरी पे चले जाओ, यहां भी कहां है, वर्टेक्स पे तो है ही नहीं, चाहे बेस सेम हो। यहां पे भी वर्टेक्स पे तो है ही नहीं, चाहे बेस सेम हो। यहां पे देखो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, कौन सा, पी क्यू आर ए, और दूसरा बन रहा है, यहां पे लिखूं पैरेललोग्राम पी क्यू आर ए एंड बी क्यू आर एस, BQRS। ये देख लो, आपके तीनों फॉलो कर रहा होगा, सेम बेस पे है, QR सेम बेस पे है। ठीक है, QR इनका दोनों का सेम बेस है। बिटवीन सेम पैरेलल, PS पैरेलल टू QR, दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में। और तीसरी चीज क्या है, इसके वर्टेक्स जो है, चार के चारों वर्टेक्स वो पैरेलल लाइन के ऊपर है, जो सेम बेस के पैरेलल लाइन पे है, जो सेम बेस के पैरेलल। तो चेक करो सारे के सारे आपके कहां पे वर्टेक्स कहां बने, पैरेलल लाइन पे बने, तो आप फेवरेबल फिगर कंसीडर करोगे। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन। तो ये है हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन, सो नोट कर लो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द थर्ड एंड फोर्थ।
थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको इस क्वेश्चन के लिए क्वाड्रिलेटरल की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर करो तो वो आपका सिंगल चैप्टर के आप इंट्रोडक्शन से नहीं चलेगा काम, आपको पिछले कुछ इंट्रोडक्शन याद होने चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना कि 9th 10th 11th 12th का सिलेबस कर लो तो आपका कोई भी आगे जाके टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए 9th का आपको सिलेबस याद होना चाहिए, ज्योमेट्री के हर चीजें याद होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक चैप्टर याद होना चाहिए। देखो क्या है, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर होगा तो मतलब ऑफकोर्स ही बात ये वाला होगा। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर होगा तो ऑफकोर्स ये वाला छोटा वाला होगा। अब क्या बन गया, उन्होंने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। ठीक है, मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए और हमारे पास कोई अंदर फॉर्म फिगर फॉर्म होगा कुछ ऐसा करके। ठीक है, अब बाहर तो रेक्टेंगल है, बाहर रेक्टेंगल है। अब देखो मेरी बात सुनो, बाहर अगर रेक्टेंगल, यहां पे सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर है, अगर बाहर रेक्टेंगल बनता है आपका, रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास रोम्बस बनता है। तभी बोल रहा हूं आपको क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या देख लिया, रेक्टेंगल बाहर है, उसके मतलब मिड पॉइंट मिला के रोम्बस बनेगा, आंसर आ गया डी। क्वेश्चन खत्म, जिसको ये चीज पता है। लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, अभी देखो 8 सेंटीमीटर ये है, अगर मैं डायगोनल बनाऊं, इसका डायगोनल बनाऊं तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अरे ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल सेम तो है, चेक कर लो, यहीं से स्टार्ट करा यहीं से खत्म करा। अब सेम अगर मैं ऊपर से डायगोनल बनाऊं, रोम्बस का डायगोनल बना रहा हूं, ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ये तो पता लग गया अंदर रोम्बस बनेगा, तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया क्या होता है किसी भी रोम्बस का, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एरिया कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू D1 इंटू D2 बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 8 इंटू 6, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। चेक करो करेक्ट आंसर आया नहीं आया। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट कर लो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन देना, आपको बोला है पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है। ठीक है, अगर उन्होंने पैरेललोग्राम बोल दिया मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अनलॉक या एक्टिवेट हो जाएंगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो भी पैरेललोग्राम पे लग सकती हैं। अब तुम लोग देखो क्या निकालना है इन्होंने, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास बेस ही दो दिए हैं, देखो एक ये वाला बेस दिया है आपके पास और एक ये भी बेस मान सकते हैं, क्योंकि हाइट तो इसके ऊपर भी दे रखी है, हाइट तो इसके ऊपर भी दे रखी। तो आप क्या निकालोगे, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्या निकालो सबसे पहले, ए बी इंटू, अरे बेस इंटू हाइट होता है ना, ए बी इंटू डीएल, और दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, डी ए या ए डी इंटू में बी एम। ढूंढो कहां आंसर है दोनों में से, दोनों में से कोई आंसर की मैंने, ए बी इज इक्वल्स टू डी एल नहीं है, बी सी इज इक्वल्स टू नहीं है, डी सी इज इक्वल्स टू एक है, डी सी इज इक्वल टू डी एल आगे नहीं है, ए डी इज इक्वल्स टू डी एल नहीं, एक भी आंसर नहीं बना और आप लोग हताश निराश इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ोगे। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट, अगर सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हैं इसकी तो इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। तो ए बी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, डी सी इज इक्वल्स टू डी एल, है ऑप्शन में कहीं पे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका एमसीक्यू ऐसे निकलेगा चुटकी बजा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं किए, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी होती है, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तुम लोगों का बढ़ जाए। अच्छा देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर इफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी और रेक्टेंगल है ए बी ई एफ, आर इक्वल एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है, एरिया इक्वल है। तो पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर की कौन सी कंडीशन लगेगी। अच्छा पेरीमीटर होता क्या है, बाहर वाली बाउंड्रीज, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज, बाउंड्री वो वाली है ना जो चौके छक्के वाली, ये बाउंड्री बाहर वाली। अच्छा इसका पेरीमीटर निकालना है मेरे को, अगर किसका, अगर रेक्टेंगल का, तो मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख दो, इसको इजी रहेगा मेरे लिए सॉल्व करने के लिए।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कैसे लिखूं इसको? ए बी, बाउंड्री करनी है ना, ए बी प्लस बीई प्लस में ई एफ प्लस में एफ ए। ठीक, सेम एज पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी। बात बनी यहां तक? ठीक है, हमने क्या कर दिया, पेरीमीटर लिख दिया। अच्छा, एरिया इनका इक्वल है, मतलब इक्वेट करने होंगे, ये पेरीमीटर भी इक्वेट करने हैं। तो पेरीमीटर इक्वेट करने, तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं इनको, ए बी प्लस बीई प्लस ई एफ प्लस ए एफ लिख देता हूं इसको, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ए बी सेम है, कट गए, ए बी सेम है, दोनों कट गए। अच्छा, अब देखो और कोई चीज भी सेम है क्या? अच्छा, ये ए बी जो है, ये ए बी इक्वल टू सी डी भी है। ए बी इक्वल टू सी डी क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल है ना। ये पैरेललोग्राम केस आ गया, ये आ गया केस ऑफ पैरेललोग्राम में ए बी सी डी के इक्वल है। और ए बी ई एफ के भी इक्वल है, ये किसका केस आ गया? रेक्टेंगल का केस आ गया। अरे ए बी दोनों के इक्वल, तो आपस में भी तो इक्वल होंगे, मतलब ई एफ इज इक्वल्स टू सी डी, ई एफ इज इक्वल्स टू सी डी। तो मैं अगर यहाँ पे ई एफ की जगह सी डी डालूं तो ये आपस में भी कट जाएंगे। तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास? बीई प्लस ए एफ, बीई प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। बीई चेक कर ले कहां पे जरा, ये रहा बीई, ए एफ, ये रहा ए एफ, और बीसी ये वाला और ये वाला। अब इनके बीच में कोई ना कोई पक्का रिलेशन निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों को इजी कर दूं, तो ये देखो, ये 90 डिग्री का गिवन है। अरे नहीं भी गिवन तो आप लोग रेक्टेंगल के हिसाब से मान सकते हो कि 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल तो छोटे होंगे 90 से, गारंटी छोटे होंगे। तो इसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। एडी बड़ा है किससे? एडी बड़ा है किस साइड से? एएफ से, या हाँ एएफ से बड़ा लिख देता हूं यहाँ पे। सेम एज यहाँ पे भी 90 डिग्री गिवन है, तो बीसी भी बड़ा है किससे? बीई से। बीसी भी बड़ा है किससे? बीई से। अगर एडी भी बड़ा है आपका एएफ से है, और बीसी भी बड़ा है आपका बीई से, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूं, तो चाहे कुछ भी सम हो, बीई प्लस एएफ, चाहे कुछ भी सम आए इसका, तो वो छोटा होगा किससे? बीसी प्लस एडी से, बीसी प्लस एडी से। और बीसी एडी है क्या? बीसी और एडी साइड किसकी? किसी पैरेललोग्राम की है, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो बड़ा रहेगा। कहां है? सॉरी, पेरीमीटर जो है बड़ा रहेगा। तो पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी ये बड़ा है। देखो मुंह खुला है ना इस साइड, तो ये बड़ा वाला साइन आ गया। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है, इस एमसीक्यू का, ठीक है। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखो 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, मिड पॉइंट किसी ट्रायंगल्स के। ये भी आपने केस पढ़ा हुआ है ट्रायंगल चैप्टर में। इट्स ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स है, मैच कर दिए। अगर ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो इसको बोलते हैं डी ई और एफ। ये क्या बन गया हमारे पास? ट्रायंगल बन गया। इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए मैंने। अगर ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए ट्रायंगल के अंदर, तो ये चारों के चारों ट्रायंगल आपस में एरिया इनका इक्वल हो जाता है। हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? बीईडी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ इज इक्वल्स टू एरिया एफडीसी is equals to area AEF। अच्छा, अगर मेरे को इसमें से सिर्फ EFD का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ EDF का मेरे को अगर एरिया निकालना है, तो वो कितना होगा? 1/4 होगा एरिया ऑफ ABC के। बात समझे?
क्या होगा, एरिया ऑफ, अगर मेरे को EDF का निकालना है तो वो पूरे ट्रायंगल का चौथा हिस्सा होगा, 1 2 3 और 4 चौथा हिस्सा होगा। तो मैंने वही बात यहाँ पे, सिर्फ वही बात नोट करिए यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ EDF किसके बराबर होगा, चौथा हिस्सा होगा इस ट्रायंगल का, ठीक। अभी देखो मेरे से पूछा क्या है इन्होंने कि अगर उसके बाद देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल अलोंग विद एनी वर्टिसेस एज द फोर्थ पॉइंट। अगर आप इस ट्रायंगल का, इस किसी भी ट्रायंगल से एक चौथा वर्टेक्स उठा लेते हैं और आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है, तो उसका एरिया पूछा है सर इन्होंने, उसका एरिया किसके इक्वल है। तो मैंने क्या बोला, आपके पास क्या, मैंने क्या फॉर्म किया, D इज द फोर्थ पॉइंट। क्या बोल दिया मैंने, आपका D एक हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। अगर D मैंने फोर्थ पॉइंट कंसिडर करा तो कंसिडर करने के साथ क्या होगा, मेरे पास क्या बन गया, AEDF इज अ पैरेललोग्राम। AEDF क्या बन गया मेरे पास, एक पैरेललोग्राम बन गया। और AEDF बना कैसे है, AEDF बना कैसे है, दो ट्रायंगल से, कौन कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, AEF से एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF से, इससे बना है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का मैं, अरे ये दोनों सेम तो है, यहां तो प्रूव किया अभी, सारे के सारे एंगल सेम, सॉरी एरिया सेम है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस एरिया ऑफ EDF। अगर मैं निकाल दूं तो वो एरिया किसका होगा, AEDF का पैरेललोग्राम का होगा। तो मैंने क्या करना है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ EDF तो निकाला सर ऊपर, 1/4 एरिया ऑफ ABC, सीधा सीधा आंसर आ गया कि 1/2 एरिया ऑफ ABC। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को करने का अप्रोच समझो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो वो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ में करने का तरीका तो यही है। आप ज्यादा क्वेश्चन क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको हर एक टाइप समझ में आनी चाहिए उस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो नोट कर लो अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, देन वी विल प्रोसीड टू द 7th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो कितना ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिंपल, मतलब आपको पास और ये दिया है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कैसे। दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उनके सेम बेस, इक्वल बेसिस के ऊपर और सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है। तो उनका एरिया तो आपस में इक्वल ही होगा, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फर्स्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड। इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। अरे अगर एरिया ही इक्वल हो गया तो इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। ऑप्शन इसका कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही। अगर आपके पास कोई भी, अगर यहाँ पे ट्रायंगल होता ना, उसका भी 1:1 होता, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम दो एरिया इक्वल, सेम बेस, सेम पैरेलल के ऊपर कर दिए, उसका भी रेशियो 1:1। तो नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ऐसे टूटा फूटा क्वाड्रिलेटरल, कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है बोला। और ये ABCD नाम देते हैं ना इसको, पहले ABC। क्वाड्रिलेटरल तो वो होता है जिसके 4 साइड्स हों, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। कोई प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल तो बोला नहीं है। AC डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, AC इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इनका एरिया इक्वल है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब आपके दिमाग में पता क्या चीजें चलेंगी कि ये पैरेललोग्राम है, पक्का बोल रहा हूं पैरेललोग्राम चलेगा, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, अगर उसका एक डायगोनल दो को आपस में एरिया में इक्वल इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको पैरेललोग्राम बोल सकते, नहीं पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। सबसे पहले पैरेललोग्राम को बांटा मारो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो आपको दुनिया जहान का कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे सकता है, ठीक है। आप लोग श्योर नहीं हो, या फिर आप इसके लिए श्योर हो जाओ कि तीनों आंसर हो सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, और मल्टीपल तो आंसर होते नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या टिक करना है, चुपचाप, नीड नॉट टू बी ए ऑफ A, B और C, मतलब नन ऑफ दीज। और इसको टिक करने के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि उन्होंने आपको नन ऑफ दीज आंसर दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफिक बोला ही नहीं है कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं या 90 डिग्री का है, उसको डायगोनल 90 डिग्री बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ क्या बोल दिया उन्होंने कि एरिया इक्वल है दो, एक क्वाड्रिलेटरल का,
ठीक है, तो हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल है, बनाता हूं ना, पूरा बनाता हूं, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, 2 मिनट रुको, पहले पैरेललोग्राम बनाते फिर बनाते हैं इसको। क्या है, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है। बात समझ में है? देखो खतरनाक बन गया ना, ए बी सी डी ई। एक पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल, सेम बेस के ऊपर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो देखो बात क्या बनेगी, हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि एरिया ट्राइंगल का हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ये चीज हमने पढ़ी थी, बोलो पढ़ी थी ना, कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ए ई बी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा, रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर रहेगा टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। टू मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया अगर मैं यहां ले आऊं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहां पे कितना बचा, 1/2, तो मतलब 1:2 आपके पास आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ये। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन, पर उससे पहले नोट करो इसको कॉपी के ऊपर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 9.1 के सॉल्यूशंस खत्म। उसके बाद देखो क्या है, एबीसीडी से ट्रेपीजियम, एबीसीडी ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम तो आप समझते हैं, ये ट्रेपीजियम होता है, इसके ये पैरेलल साइड्स होते हैं और नॉन पैरेलल साइड्स ये होते हैं। अच्छा बना ले जरा, ए बी सी और डी। ए बी कितना है, ए, और डी सी कितना है, डी। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। बात सुनो, नॉन पैरेलल साइड्स, ई और एफ क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स के क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट्स है। ठीक है, द एरिया ऑफ, अब एरिया फाइंड करना है किसका, आपने ए बी एफ ई, और एरिया ऑफ किसका, ई एफ सी डी। अब मेरी बात सुनो, आपने रेशो निकालना है ना, रेशो निकालना है आपने। तो रेशो निकालने के लिए आपको कोई ना कोई नंबर चाहिए। वैसे तो कर नहीं सकते कि सेम पैरेलल पे है एरिया ट्रेपीजियम का, ये इक्वल, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। गिवन में लिखो सबसे पहले चीजें, ये गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब है हमारे पास ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, सॉरी ए डी एंड बी सी। अगर ई और एफ दो मिड पॉइंट्स हैं आपके, क्या है, ई और एफ दो मिड पॉइंट्स हैं अगर आपके, तो मेरी बात सुनो, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि देखो इन पूरे की तो गिवन है ए और बी, और सेंटर की निकालनी है, तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी बाय 2। बोलो बात समझ में है कि क्या है, यहां पे हमारे पास किसी सेंटर की वैल्यू निकालनी, मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो आप किसी भी चीज का, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2। आप लोग मिड पॉइंट ऐसे ही निकालते हो। ई एफ की वैल्यू आपके पास आपके सामने रख दी मैंने। ठीक है, ई एफ की वैल्यू जैसे ही आ गई वैसे आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बोलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखता हूं ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। अब ये फॉर्मूला लगाओ पहले ए बी एफ ई में, एरिया ऑफ ए बी एफ ई में लगाओ, कितना आएगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम, ए प्लस बी बाय 2 इंटू में एच, अपॉन में किसका लिखो, अपॉन एरिया ऑफ किसका, ई एफ सी डी। मेरे को अभी भी मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है क्या, कि आप लोग यहां पक्का फंसे होंगे अभी भी। तो इसको हम लोग मीन भी बोल सकते हैं, कई सारी चीजें बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट निकालने का तरीका है।
ठीक है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी बस, कि अगर यहाँ पे 4 और 5 होता ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो 5 और 5 होता, ये बी की जगह भी 5 होता, लेट करके बता रहा हूं, है ना, ताकि आपको डाउट, दिमाग में डाउट नहीं छोड़ना चाहता ना मैं, दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए आपके। 5 + 5/2 तो 10/2, आपका सेंटर वाला भी कितना होता, 5 होता। आप ऐसे बात समझ सकते हो नंबर से, ठीक है। 5 और 4 होता, 3 और 2 होता, कुछ भी होता है। अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, किसी भी चीज का मीन कर दो, इसको एवरेज भी बोल सकते हैं आप लोग, किसी भी चीज का एवरेज निकाल दो, ठीक है। इसके बाद, इसके अलावा मैं आपको और कोई भी चीज नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। यही इसकी मेन चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है। अभी देखो, एरिया ऑफ EFCD निकाल रहा हूं, EFCD का एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू B + A + B/2 इंटू H। जो जो कट रहा है काटो, H कट रहा है, हाफ कट रहा है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, 2A + A + B अपॉन में कितना, 2B + A + B, ठीक है। ये बना अभी मेरे पास। अगर 2A + A कितना होता है, अगर इसको ब्रैकेट को खोल भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2A + A कितना, 3A + B अपॉन में A + 3B। तो कौन सा बन रहा है, आपका आंसर बन रहा है 3A + B रेशियो A + 3B। है कोई ऑप्शन इसमें तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास, ये B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट है। ये 9.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फुल फ्लैज सोल्यूशन है एक ही शॉट में, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 के सोल्यूशन के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 9.2 के सोल्यूशन के साथ, तब के अलविदा, थैंक यू।